गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रम सर जीएस फॉर बिगिनर क्लासेस। और आज का तारीख है 31 अक्टूबर 2022। आप बोर्ड में देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्राइंग है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये ड्राइंग किसकी है। कुछ सोच रहे होंगे ये कौन सा पहाड़ है और आखिर आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक ये दोनों से रिलेटेड ही है। जी हाँ, ये ईस्टर्न इंडिया के कुछ साइड का, कुछ स्टेट्स का मैप है। ध्यान से देखिएगा, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए ये ड्राइंग्स जो है ये मैंने पहले ही बना रखा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड होता तो सारा कुछ आसान हो जाता। डिजिटल बोर्ड तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरह काम करता है ना, सब कुछ मैं आराम से मैनेज कर पाता। तो इसलिए ये ज़रा क्रूड मैप मैंने पहले ही बना रखा। अब यहाँ पर मैंने जो है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, उसका भी एक क्रूड नक्शा, क्रूड मैप बना रखा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जानते हैं, कई सारे कॉन्टिनेंट्स है। कभी ज्योग्राफी की क्लास में आपको बता दूंगा। आप सबको पता ही है कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। और अगर नहीं पता तो फिर सुन लीजिए क्या क्या है कॉन्टिनेंट्स। पहला कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ओशियनिया। अब आप सोच रहे होंगे ये ओशियनिया क्या चक्कर है। कई लोग जो होते हैं ना, ओशियनिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ओशियनिया महाद्वीप का या कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट में कई सारे देश होते हैं। जैसे एशिया में कई सारे देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, मंगोलिया है, कई सारे कंट्रीज़ हैं। उस तरह ओशियनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से कि एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर बाकी कंट्रीज़ कौन से हैं ओशियनिया में, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। माइक्रोनेशिया है, मलेशिया है, पोलिनेशिया है, इस तरह का। तो इस पर हम लोग ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको बताना चाहता था 7 कंटिनेंट्स के बारे में। और ये 7 कंटिनेंट के अलावा ये जो हमारा अर्थ है, हमारा, इसमें कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिससे कि आगे चलकर नया महाद्वीप, मतलब नया कॉन्टिनेंट भी बन सकता है। इनफैक्ट बनेगा। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूट के बनेगा। इस पर चर्चा कभी हम लोग और करेंगे। आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आप में से 99% लोगों को पता ही होगा इस टॉपिक के बारे में। एटलीस्ट मतलब इसका डिटेल्स नहीं जानते होंगे तो आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर कई सारे मूवीज़ बन चुके हैं। इतना बड़ा हाइप है, इतना बड़ा हॉलीवुड वालों ने, अमेरिका वालों ने मूवीज़ बना दिया, ये बना दिया कि लोग इसको जानते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ पर कि अचानक से हवाई जहाज़ गायब हो जाते हैं, जहाँ पर कि अचानक से समुद्र की में चलने वाली शिप्स गायब हो जाते हैं, जहाँ पर कि लोग बचने के लिए शिप में से अगर छलांग लगा दे और तैरने की कोशिश करते तो तैर नहीं पाते हैं। है ना कमाल की चीज़, बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन मैं वो वाली बरमूडा ट्रायंगल की बात नहीं करना चाहता, हालांकि उसको लिए बताना जरूरी है यहाँ पर मेरा फोकस आज का ये है द इंडियन बरमूडा ट्रायंगल। अब कमाल की बात, आप बोलोगे अरे भैया ये इंडियन बरमूडा ट्रायंगल कहाँ से आ गया। जी हाँ, इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल वाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी 40 के दशक में। अब भी होती होंगी, पता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर से कोई पैसेंजर या कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट्स वगैरह उड़ते नहीं हैं उस एरिया के ऊपर से। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बरमूडा
ट्रायंगल। क्लियर? आज का टॉपिक है इंडियन बरमूडा ट्रायंगल, यानी कि भारत का बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में आइडिया है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कभी कि इंडिया में भी इस तरह का कोई एरिया है जहाँ पर कि वही एक्टिविटीज़ होती हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में होता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जापान में भी है एक बरमूडा ट्रायंगल जैसे एक्टिविटीज़, जहाँ पर कि जहाज गायब हो जाते हैं, मतलब एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं, शिप्स गायब हो जाते हैं। राइट, कमाल की बात है। जी हाँ, है। उसको जापानियों ने नाम रखा है ड्रैगन ट्रायंगल। या फिर कई बार कोई सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज़ द बरमूडा ट्रायंगल ऑफ एशिया? एशिया का बरमूडा ट्रायंगल किसे कहा जाता है ना? या फिर एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? आप बोल सकते हो कि ड्रैगन ट्रायंगल इन जापान। ठीक है, इंडियन बरमूडा ट्रायंगल। इंडियन बरमूडा ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले हम जरा ध्यान देते हैं नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके मैप पे, और ख़ासकर यूएसए के मैप पे। ये रहा यूएसए। अगर आप लोगों के पास फ़िलहाल कोई एटलस है या वर्ल्ड मैप है इंडिया का और नॉर्थ अमेरिका का, या वर्ल्ड मैप जो है, तो आप खोल के बैठ सकते हैं, ताकि आप आराम से उस जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ रेफरेंस उसमें से देख के आप और अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये जो मतलब बंदे जिसको मैप्स की, जिन स्टूडेंट्स को मैप्स के आइडिया है, उनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका की तरह ही दिख रहा है। अब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उसमें कनाडा एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, मेक्सिको एक कंट्री है। ठीक है, कनाडा, ये अमेरिका, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मेक्सिको। तो फिर ये जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ये क्या है? ये जिसको मैं अभी डीप कर रहा हूँ, ये क्या है? ये समझ में आ रहा है? जरा इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये अगर आपने अभी मैप खोल के रखा हुआ है अपने बुक या कोई मैप, आपको दिख जाएगा, वो भी यूएसए ही है। ये क्या है? ये भी यूएसए, अलास्का। ठीक है, ज़्यादा मैप पर नहीं जाएंगे, हमारा फोकस फिलहाल है यूएसए पर। ये है यूएसए। अब जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये रहा यूएसए। ठीक है, जिसको मैंने डीप कर दिया है, इसको मैं ग्रीन, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएसए की बातचीत हो रही है। यूएसए में एक बड़ा ही अच्छा ना टूरिस्ट स्पॉट है। जिनके पेरेंट्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह कभी कोई यूएस गए हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो ज़रूर गए होंगे, ज़रूर। उस जगह को बोलते हैं फ्लोरिडा, और उसको याद रखना बड़ा ही आसान है। अमेरिका का पूंछ, यानी कि टेल ऑफ अमेरिका। ये कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट याद रखने के लिए, मैं अपने आप याद रखने के लिए बनाता हूँ कि अगर ये अमेरिका है, ये जो ग्रीन मैंने कर रखा है, इसको मैं अमेरिका का पूंछ मानता हूँ, और ये जो पूंछ है, ये है फ्लोरिडा। ठीक है, ये फ्लोरिडा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मायामी, आप लोगों ने कई हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, मायामी फ्लोरिडा। ये है फ्लोरिडा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ऊपर में कनाडा, या लेफ्ट साइड में यूएसए का अलास्का टेरिटरी, ये भी अमेरिका, ये कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। अब लगभग जो ये फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा जो मैंने आपको बताया, अमेरिका का पूंछ फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा से करीब आप लगा लीजिए 130 किलोमीटर्स के दूर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा, CUBA। ये है क्यूबा, ये वाला क्यूबा। ठीक है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये फ्लोरिडा और इसका ऑलमोस्ट लाइक ये
130 या 135 किलोमीटर ऐसा ही कुछ, बड़ा नज़दीक क्यूबा। ठीक है, अब क्यूबा एक आइलैंड नेशन है जो कि कैरेबियंस में आते हैं। कैरेबियन में आप बोलेंगे और कौन कौन सा आइलैंड हैं? हाइती है, जमाइका है, ठीक है ना, पुर्टो रिको है। तब ये क्यूबा जो है, ये क्यूबा से थोड़ा सा और नीचे जाइए, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, देख रहे हैं, ये छोटा सा आइलैंड कंट्री। अमेरिका का पूंछ फ्लोरिडा से 130 किलोमीटर दूर आइलैंड कंट्री क्यूबा से थोड़ी सी दूर में है एक कंट्री, आइलैंड कंट्री नेशन है, नाम है पुर्टो रिको। क्या है? पुर्तो रिको, जिसको हम लोग बोलते हैं पुर्तो रिको या पुर्टो रिको, जैसे भी बोलो। अब जब ये अमेरिका का मैप आप देख रहे होंगे, मतलब नॉर्थ अमेरिका जब मैं बोल रहा हूँ, जब अमेरिका बोल रहा हूँ फिलहाल, तो आप समझ लीजिए ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो अब मैप में देखिए, अगर आप बुक में अब ये देख रहे हैं तो बुक में देखिएगा, इस तरफ जो है ये अटलांटिक ओशन होगा, अटलांटिक महासागर है ना, देखिए अटलांटिक ओशन होगा, अटलांटिक ओशन। और अब इस तरफ देखिएगा इधर, ठीक है, ये जो अलास्का साइड में देखिएगा पैसिफिक ओशन लिखा होगा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। अभी तो मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो आ जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह देश है। तो अभी वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यूएस और अमेरिका का बरमूडा ट्रायंगल। अब ये जो फ्लोरिडा, ये रहा फ्लोरिडा, ये रहा पुर्टो रिको, और यहाँ पर जो है एक और आइलैंड है जिसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा। अब आप ये तीनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल ऐसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। कैसे लिखूं? त्रिभुज, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, त्रिभुज, स्पेलिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग हमारा कंसर्न नहीं है, चीज़ें सीखना हमारा कंसर्न है। अब बन गया ये एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल को बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। कौन कौन से कंट्रीज को मिलकर हो गया? फ्लोरिडा, अमेरिका का फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ्लोरिडा जो कि अमेरिका के पूंछ में है। जब मैं अमेरिका बोलता हूँ मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिलहाल अभी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूंछ जो कि फ्लोरिडा से करीब करीब 130-140 किलोमीटर दूर पर है आपका क्यूबा। ठीक है, और क्यूबा से थोड़ी सी आगे दूर पर है पुर्टो रिको। अब यहाँ पर है जो बरमूडा। अब ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे ये एक ट्रायंगुलर शेप लेता है। यही वो एरिया है जहाँ पर के जहाज वगैरह सब गायब होते रहे, समुद्री जहाज, एरोप्लेन्स, बहुत कई सारे गायब होते रहे। यानी कि 40 के दशक में, 40 के टाइम में जो है, 1942, 43, 44 के टाइम में काफ़ी हादसे हुए जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इस मैप पर फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, ये मैप पर हम तभी फोकस करेंगे जब हम इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि आपको आज के बाद अगर कोई बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पूछेगा आप बिल्कुल उसको क्लियरली समझा सकिएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियोस लंबे ज़रूर होते हैं, क्योंकि मेरा एम होता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ बता के चला ना जाऊँ। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अपना माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर दूँ, चिपका दूँ। कोई भी चीज़ याद रखना, जो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, इसका मतलब है कि उस चीज़ का स्टोर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और कोई चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए क्या करना होता है? रिवीजन। अगर आप बार बार रिवीजन करो तो करीब 1-2 महीने में वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे।
तो मेरा भी ये एम है कि मेरे एक्सप्लेनेशन के माध्यम पे मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ों को उन इम्प्रेशन बना दूं, ताकि आप भूल ना सको, मतलब आप ना भूलो, आप समझो। तो यह तक ट्रायंगल बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ क्या होता था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यहाँ पर जो फ्लोरिडा से कुछ फ्लाइट्स जो फाइटर प्लेन्स अमेरिका के उड़ते थे, बॉम्बिंग मिशन में जाते थे बॉम्बिंग करने के लिए, जैसे ही वो इस एरिया में से गुजरते थे ना, वो गायब हो जाते थे। उनका कंपास जो है काम नहीं करता था, प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फेल हो जाते थे, उनका जो वायरलेस सेट है वो अपना बेस स्टेशन को कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। मतलब अजीब अजीब सी घटना होने लग जाती थी। मतलब प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लेन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ऐसे वैसे प्लेन का तो बैटलफील्ड में बॉम्बिंग मिशन में भेजेंगे नहीं। तो ये अचानक क्यों हो जाता है, और ये ऐसा इसी एरिया में क्यों होता था? और ये एक बार नहीं, बार बार होता था। ठीक है, अगस्त 1942 में हुआ, एक ऐसे बॉम्बिंग मिशन में एरोप्लेन जा रहा था, यहाँ से गायब हो गया। पायलट वहाँ से बस लास्ट मैसेज यही कर पाता है कि मेरे कुछ वायरलेस वगैरह इक्विपमेंट कुछ नहीं काम कर रहा है, और उसके बाद उसकी सारी कांटेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और ये एरिया जो है ना, ये एरिया आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं, आप ये मत समझ लो कि यहाँ पर कोई बाउंड्री बना हुआ समुद्र में कि ये ट्रायंगल की बाउंड्री है। नहीं, ये जस्ट याद रखने के लिए कि ये ट्रायंगुलर शेप है, इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब ये एग्जैक्ट एरिया पूछे कि इसका कितना एग्जैक्ट एरिया इसका बता पाना बड़ा मुश्किल है, रियली में मुश्किल है। ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स बताते हैं। 5 लाख स्क्वायर माइल अगर बोलो तो किलोमीटर में, मतलब ये कोई रिसर्चर बताता है 5 लाख स्क्वायर माइल, कोई बोलता है कि 5 लाख से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये हम मान के चलेंगे, फिलहाल डिस्कशन के लिए मान के चलेंगे 5 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ी एरिया है। 5 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया समंदर में, अटलांटिक ओशन महासागर के बीच में जो है बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से अगर कोई समुद्र में यहाँ से जहाज़ जा रही होती है, शिप जिसको बोलते हैं, कमर्शियल शिप हो कोई भी, तो यहाँ पहुँचते ही है ना, वो शिप जो ऑटोमेटिक पानी में डूब जाती थी। लोग तैरने का प्रयास करते, तैर नहीं पाते थे। तो आखिर होता क्या था यहाँ पर, ऐसा क्यों होता था? तो इस एरिया को बोला जाता था बरमूडा ट्रायंगल। अब बरमूडा ट्रायंगल का आप कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में ट्रायंगुलर शेप का एरिया है। ट्रायंगुलर शेप क्यों? क्योंकि 3 जगहों को डिनोट किया गया, एक फ्लोरिडा जो है, हाँ, और एक हो गया पुर्टो रिको, एक हो गया बरमूडा। तो इसका नाम दिया गया है बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई भी हवाई जहाज जाती गायब हो जाती थी, उनके मलबे भी नहीं मिलते थे। इस तरह के कई मूवीज़ भी आए होंगे, आपने देखे होंगे, हॉलीवुड मूवीज़ हो, कोई भी मूवीज़ हो, ठीक है ना। और फिर शिप्स भी जाते थे तो गायब हो जाते थे, कुछ नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें चलती रही 1970 में, 1970 में एक पायलट जो है, उनका नाम हुआ करता था ब्रूस गैर्नॉन। 1970 एक पायलट होते थे, उनका नाम था ब्रूस गैर्नॉन। ब्रूस गैर्नॉन, GERNON, BRUCE, ब्रूस GERNON, गैर्नॉन। 1970 में वो इसी तरह एक फ्लाइट में यहाँ पर से गुजर रहे थे, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से। तो अचानक से क्या हुआ, वो ऐसे ही एक बवंडर में फंस जाते हैं। उनका भी कम्युनिकेशन ग्राउंड कंट्रोल से लूज होने लग जाता है, और रडार के जो व्यू से निकल जाते हैं, होते नहीं है। पर ये वो इंसान है जो कि बच के आते बरमूडा ट्रायंगल से। करीब करीब 3 मिनट तक उनका प्लेन वही, मतलब एक बहुत ही क्लाउडेड मतलब भयंकर क्लाउड मतलब बादलों में से गुजरता रहता है। बोलेंगे कि ये कौन सी नई बात है, जो बादलों में तो हम लोग अगर कोई फ्लाइट में आप ट्रैवल किए हो तो टर्बुलेंट बोलते, टर्बुलेंस तो आम बात है आजकल के फ्लाइट में, ठीक है। लेकिन वो जो बादल, वो डिफरेंट तरह के बादल है। अब वहाँ से जब निकला ब्रूस,
ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को ध्यान दीजिए। जब वो बादलों से निकला, उसने नोट किया कि वो करीब करीब 3 मिनट तक उन बादलों में फंसा हुआ था, उन अजीब बादलों में। ठीक है, अब उन 3 मिनट के दौरान आपको पता है वो कितना दूर ट्रैवल कर गया था उसका एरोप्लेन? 150 किलोमीटर। यानी कि 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा था, किस स्पीड से? 50 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 3000, यानी कि वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 3000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उस बादल के अंदर से निकला। मतलब जब तक वो बादल में नहीं घुसा था, वो वाला बादल बरमूडा ट्रायंगल के बादल में, तब तक तो नॉर्मल स्पीड में जो प्लेन की स्पीड जा रहा था, क्योंकि ये कमर्शियल प्लेन थी। लेकिन जब उधर से निकलने के टाइम उसने जो अपना जो इक्विपमेंट में देखा था और बताया कि मैंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर आ गया, मतलब मेरी स्पीड करीब 3000 किलोमीटर पर आवर की थी। और ये बहुत अचंभे की बात है, क्योंकि कमर्शियल एयरलाइंस जो होते हैं, कमर्शियल प्लेन जो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं उड़ते हैं। मैक्सिमम 900, 950, 970 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। जब टेक ऑफ करते, जब मतलब प्लेन उड़ने लगती है, तब करीब करीब 850, 800 किलोमीटर पर आवर में क्रूज करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। जो पायलट बताते रहता है कि अभी हमारी स्पीड ये है, वो है। मान के चले 950 किलोमीटर, 970 किलोमीटर नॉर्मल। तो ये तो 3000 किलोमीटर, और मालूम 3000 किलोमीटर में फाइटर प्लेन्स चलती हैं। ठीक है, अब एक MiG-25 जो है, रशिया ने बनाया हुआ था MiG-25, उसकी स्पीड भी वो 3000 किलोमीटर से थोड़ी सी कमी होती है, मतलब ध्वनि की गति से भी तेज। अब ये एक अजीबोगरीब घटना, ये तो होता नहीं है। अब ये जो ब्रूस गेर्नॉन है, वहाँ से जिंदा वापस आने के बाद उन्होंने 3 किताब लिखी, 3 बुक्स लिखे हैं। मैं अमेज़ॉन में देख रहा था, अमेज़ॉन वेबसाइट में, तो देखूंगा कभी, इनको परचेज करके पढ़ूंगा। ये बरमूडा के ऊपर उसने 3 बुक्स लिखे। ठीक है, तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटती रही हैं इस बरमूडा ट्रायंगल में। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहे कि ये ऐसा होता ही क्यों है, कहाँ चले जाते सारा चीज़। देखिए, कोई भी चीज़ जो फ्लोट करती है ना, पानी में अगर फ्लोट करती है, इसका मतलब ये होता है कि पानी की डेंसिटी से उस चीज़ की डेंसिटी यानी कि घनत्व, डेंसिटी, जो आप लोग समझते होंगे डेंसिटी क्या होता है, हाउ टाइटली मटेरियल इज पैक्ड, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी से अगर कोई चीज़ की डेंसिटी कम हो तो वो तैरती है। और जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो समुद्र के पानी में एक पर्टिकुलर डेंसिटी का पानी में, समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, खारा होता है, जो भी होता है, उसमें तैर सके। जहाज़ों का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचते हैं ना, यहाँ पर इस एरिया में ये जो ट्रायंगुलर एरिया में, यहाँ पर ना समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। अब वो ज्वालामुखी जब भी फटते हैं, काफ़ी प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, मीथेन, CH4, मीथेन के बड़े बड़े बबल्स ऊपर की ओर आते हैं। तो ये मीथेन क्या करता है, वो पानी का डेंसिटी को कम कर देता है। जब पानी का डेंसिटी को कम कर देता है तो क्या हो जाता है, अब वो जहाज़ तो बनी है एक पर्टिकुलर डेंसिटी में, मतलब नॉर्मल डेंसिटी में चलने के लिए। अब वो पानी का डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो गया, जहाज़ धंस जाता है अंदर। ये मतलब एक थियरी उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ऐसा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि डेंसिटी जो है। दूसरा है कि इन्होंने और बताया कि बरमूडा ट्रायंगल जो, उसके आसपास पहाड़ बहुत हैं। अब उन पहाड़ों में बहुत हाई वेलोसिटी में, हाई स्पीड में हवाएं चलती हैं। जब वो हवा इतने हाई स्पीड में चलती है, जो समुद्र का ये जो पानी जो है, मीथेन वाला जो पानी है, ठीक है ना, क्योंकि मीथेन तो समुद्र के नीचे से आ रहा है, ऐसे उठ रहा है ऊपर, बबल, बड़े बड़े बबल्स। अब अचानक से शिप के नीचे से बड़े बबल्स आके फूटने लगे, डुम, तो वह क्या एक तरह का एक वैक्यूम टाइप का वैक्यूम नहीं क्रिएट होता, वैक्यूम टाइप का चीज़, मतलब थोड़ी देर के लिए पानी जो ना उस एरिया में कम हो जाता है, प्लस उस एरिया का डेंसिटी भी कम हो जाता है। अब ये उससे क्या होता है, जो हवाएं चलती है, ये जो मीथेन गैस ऊपर आता है, इसको पानी के साथ मिला के
हैरिकेन जिसको बोलते हैं, जो ऐसे घूम घूम के हवा में चलते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में, इंडिया में भी देखा होगा हैरिकेन्स, ऐसे 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 करके कोई कई सारे फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ऊपर की तरफ जो उठने लग जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, समुद्र के पानी वानी को लेके, मीथेन गैस को लेके, ये जो चीज़ें ऊपर की तरफ चली जाती है। अब मीथेन जो है ज्वलनशील गैस है, याद रखिएगा, ये ज्वलनशील गैस है। ये जब ये से ऊपर जा रही है मीथेन गैस, इसके साथ ये जो हवाओं के साथ ऊपर जा रही है, अगर उस टाइम एक एरोप्लेन वहाँ से गुजरता है, एरोप्लेन का इंजन क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब मीथेन गैस अगर उससे टकरा जाए इंजन से, क्या हो जाएगा, आग लग जाता है। ऐसे भी नुकसान होते हैं। तीसरा जो उन्होंने थियरी दिया, हेक्सागोनल क्लाउड्स थिंक। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ तक, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि बरमूडा ट्रायंगल जो है कहाँ कहाँ है। ये ध्यान रखना है कि फ्लोरिडा से करीब करीब 130-140 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सा, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा के आसपास है पुर्तो रिको। तो फ्लोरिडा, पुर्तो रिको, बरमूडा, ये तीनों मिला के बन जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब एक और थ्योरी ये दिया जाता है, हेक्सागोनल क्लाउड्स। क्या, हेक्सागोनल क्लाउड्स। हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी कि बादल जिनका शेप हेक्सागन की तरह हो। हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड हो। ये कुछ इस तरह के बादल होते हैं, हेक्सागन शेप के बादल। ये रियली में होते हैं, मजाक नहीं है। ये हम जब बादल ये देखते हैं ऊपर, जो हमारे यहाँ बारिश होती है नॉर्मल बादल होती है, कुछ इस शेप के होते हैं हेक्सागोनल क्लाउड्स। सैटेलाइट्स के पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं जो शो करते हैं कि इस तरह के, और ये सबसे खतरनाक बादल होते हैं। ये सबसे खतरनाक बादल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये बादलों के अंदर हवा की स्पीड जो बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है हवा की स्पीड। मतलब समझ के चलिए करीब करीब 270 किलोमीटर पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा इन बादलों के अंदर होती है। अब आपको ये समझाने के लिए मैं एक ही हेक्सागोनल क्लाउड बनाता हूँ, एक ही हेक्सागोनल क्लाउड बनाता हूँ बड़ा करके। ये एक हेक्सागोनल क्लाउड है, ठीक है। इसके अंदर बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही स्पीड में चलती है हवा, बहुत स्पीड है। अब मान लीजिए कि कोई भी एरोप्लेन जो है, अब ये जो हेक्सागोनल क्लाउड सिस्टम जो है, ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर होती है। जो एरिया बताया उस एरिया में बहुत प्रोमिनेंट है, ये होती रहती थी। मान लीजिए एक एरोप्लेन इधर से आ रहा है, ये एरोप्लेन आ रही है, ठीक है, इधर। अब इसके अंदर जो हेक्सागोनल क्लाउड है, इसमें जो हवा चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। अब एरोप्लेन जैसे ही इसके अंदर आएंगे, आप ही बताइए क्या होगा। आप समझ चुके हैं, हवा इतनी स्पीड में जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में, ये एरोप्लेन की स्पीड को ही बढ़ा देती है। यानी कि एरोप्लेन अगर या तो नष्ट हो जाएगा, और अगर निकल पाया, जब यहाँ से निकलेगा, उसकी रफ्तार एक फाइटर प्लेन या रॉकेट की इतनी हो गई होगी, मिसाइल की इतनी हो गई होगी। जिसका एग्जाम्पल कि मैंने आपको दिया, और ब्रूस जर्नॉन बताया ना 1970 में, वो बोला कि मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई थी अचानक से, मुझे समझ में नहीं आया कि स्पीड तेज क्यों हो गई। तो ये बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण हुए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये तो हुआ कि जो हेक्सागोनल क्लाउड्स के डायरेक्शन में एरोप्लेन गया। मान लीजिए हेक्सागोनल क्लाउड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से एरोप्लेन आ रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इधर से। इधर से आ रहा है। अब आप ही सोच लो क्या होगा। एरोप्लेन इधर से आ रहा है, क्या होगा। इधर से एक हाई वेलोसिटी की विंड चल रही है, उधर से एक एरोप्लेन ऐसे उड़ते हुए आ रहा है करीब 800 साढ़े 800 किलोमीटर की स्पीड से। इतनी हाई वेलोसिटी की विंड होती है इसके अंदर,
ये एरोप्लेन को तोड़ देता था, इतनी हाई स्पीड क्या थी। तो इससे भी कई एक्सीडेंट्स हो जाते थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं कि ये ऐसा क्यों होते हैं। देखिए, दुनिया में कई चीज़ें हैं जिनको मतलब लॉजिक से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि लॉजिक बैठती नहीं है पर वो होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर कि लॉजिक बैठती नहीं है, कोई लॉजिक काम नहीं होता, पर वो चीज़ें हो रही हैं, लोगों को मालूम है, लोग देख रहे हैं, वो पैरानॉर्मल चीज़ होती है, यानी कि नॉर्मल से ऊपर। लेकिन जिन चीज़ में हम लॉजिक दे पाते हैं, एक साइंटिफिक डिफिनेशन, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं, यानी कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाते, तो समझ में आती है कि नहीं ऐसा होता होगा। तो ये आपका बरमूडा ट्रायंगल का सारा खेल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ब्रूस गर्नान के बारे में समझ में आ गया, उसके द्वारा 3 लिखी गई किताबों के बारे में समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ कहाँ से बनता है। फ्लोरिडा, पुर्तो रिको, बरमूडा एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस एरिया में समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनोज हैं, और जो फटते हैं तो उसमें मीथेन गैस बहुत निकलता है। वो मीथेन का रिजर्व है, उस एरिया में मीथेन का रिजर्व है, मीथेन गैस बहुत निकलता है, और मीथेन के बड़े बड़े गोले बन के निकलते हैं पानी के ऊपर। अब ये मीथेन जो है पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, घनत्व को कम कर देता है, जिससे कि जहाज डूब जाता है, आदमी तैरना चाहे तो तैर नहीं पाता। दूसरा है कि हाई वेलोसिटी की जो हवाएं चलती हो वहाँ पर, अब ये मीथेन आ तो गया ऊपर में सरफेस में आ गया, अब जो हवा आ रही है, ये हवा क्या करती है, मीथेन को अपने साथ और पानी को, मीथेन को मिला के उड़ा के एकदम ऊपर तक ले जाती, बादलों तक। अब उधर से कोई एरोप्लेन आके यहाँ जाएगा तो मीथेन तो होते ज्वलनशील, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, एरोप्लेन का इंजन होता है गर्म, तो उससे भी आग लग सकती है। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तीसरा है हेक्सागोनल क्लाउड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभी बेसिक्स जो है बरमूडा ट्रायंगल का बेसिक्स क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंडियन बरमूडा ट्रायंगल। मैप देख के आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया के किन किन राज्यों को मैंने दर्शाया है। बड़ा ही आसान है, इजी है, देखने से ही पता चल रहा है। ये जो नंबर 1 है क्या है, आप जानते ही हैं, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। नंबर 2 क्या है, वेस्ट बंगाल। क्या है, वेस्ट बंगाल। नंबर 3 क्या है, झारखंड। ठीक है, अब देखिए ये जो उड़ीसा में ना मतलब अमेरिकन्स ने 1940 के दौरान एक वो बनाया था, एयरफील्ड बनाया था। बहुत बड़ा एयरफील्ड है, 800 एकड़ की मतलब ज़मीन में वो एयरफील्ड बनी हुई थी। आज भी है वो, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे कंडीशन में। मतलब देखने से तो समझ में नहीं आता है कि 1940 यानी कि 60, 20, 80, 82 साल के बाद भी वो एयरपोर्ट इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत और इतनी बढ़िया कंडीशन में है कि आज भी ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसीज में वहाँ पर प्लेन उतारा जा सकता है, इतना बढ़िया कंडीशन में। और उस दौरान जब ये एयरपोर्ट जो बनी थी, क्या बोलते हैं, सीमेंट के उपयोग नहीं होता था, उनका कोई दूसरा ही मिक्सचर वगैरह का यूज होता था। ठीक है, ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और उस एयरफील्ड का नाम क्या है, अमरदा। क्या है, अमरदा, अमरदा एयरफील्ड। या फिर इसको ये भी बोलते हैं अमरदा रोड एयरफील्ड। अमरदा रोड एयरफील्ड, आज तो एयरफील्ड का जो रनवे है उसके बगल बगल से रोड भी जाती है, अमरदा रोड एयरफील्ड। ठीक है, या अमरदा एयरफील्ड, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये कहाँ पर है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। अब चलते हैं बंगाल। उसी दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन्स ने एक और एयरफील्ड इधर बनाया था। ठीक है, पारीडोबा एयरफील्ड। क्या, पारीदोबा, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पारीदोबा, पारीदोबा एयरफील्ड।
ये अमरदा का इतना बड़ा नहीं है, बट ये भी एयरफील्ड जो है अभी अच्छे कंडीशन में है, परिदोबा एयरफील्ड वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और झारखंड में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं चाकुलिया। क्या है? चाकुलिया। ठीक है। नंबर 1 उड़ीसा स्टेट, नंबर 2 वेस्ट बंगाल स्टेट, नंबर 3 झारखंड स्टेट। अब उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट याद ना भी कर पाओ कोई बात नहीं, आप ये याद रखो कि उड़ीसा के अमरदा एयरफील्ड। कोई पूछेगा कि भाई अमरदा एयरफील्ड उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में एक और एयरफील्ड, वही अमेरिकन्स ने बनाए थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, बेसिकली जापान को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जापान को बॉम्बिंग करने के लिए। उस दौरान क्या हुआ ना, अंडमान तक जापानीज पहुंच गए थे, तो यहाँ से जो है अंडमान वगैरह पहुंचना बड़ा ही आसान था बॉम्बिंग करने के लिए। तो ये जो है ये परिदोबा एयरफील्ड हो गया। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और एक चकुलिया जगह है। ठीक है। चकुलिया, मान के चलो कि चकुलिया ये आपका झारखंड के बॉर्डर के नज़दीक कहीं यहीं पर है चकुलिया। ठीक है। अब अगर आप लाइन खींचिएगा ना, देखिए कि एक ट्रायंगुलर शेप लेती है। चकुलिया, आपका मयूरभंज, परिदोबा, देखिए ट्रायंगल बन गया। ये है इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल, भारत का बरमूडा ट्रायंगल। अमरदा एयरफील्ड, अमरदा एयरफील्ड को भारत के बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। इस एरिया में सारी घटना हुई हैं। चकुलिया, परिदोबा एयरफील्ड, अमरदा एयरफील्ड, इस एरिया में सारी घटना। आप पूछेंगे कि कितने प्लेन क्रैश हुए थे? देखिए वो वॉर का टाइम था, जो वॉर का रिपोर्ट होती है ना हमेशा पब्लिक नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के हिसाब से उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर के टाइम में करीब इसके ऊपर से गुजरने वाले 600 प्लेन नष्ट हो गए थे। मतलब, और सबसे मज़े की बात यह है कि जो भी प्लेन नष्ट हुए, ना तो मौसम यहाँ कभी ख़राब था, ना तो तेज़ हवाएं चल रही थी, ना तो प्लेन में कोई मेंटेनेंस की दिक्कत थी, ना तो प्लेन में फ्यूल की कमी थी, ना तो प्लेन में कोई नया पायलट बैठा था जिसको कि ठीक से पायलटिंग करना नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे एक्सीडेंट्स क्लियर स्काई में हुए हैं। 1944 में कई सारे एक्सीडेंट हुए, जिसमें पहला एक्सीडेंट में ये हुआ कि एक अमेरिकन का फाइटर प्लेन और कनाडा का फाइटर प्लेन हेड ऑन आके भिड़ गए क्लियर डे में। ऐसा नहीं कि बादल हो रहा है, रात का टाइम है, दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पर? अमरदा एयरफील्ड में, अमरदा एयर स्ट्रिप में, मतलब इस एरिया में अमरदा एयरफील्ड इसीलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम जो है जो प्लेन जो नष्ट हुए थे उस दौरान जो है तो अमरदा एयरफील्ड से टेक ऑफ या लैंड करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। अब ये जो अमरदा एयरफील्ड जो है, अब क्या हो गया, ये इसके कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे थे उस टाइम में कि आखिर ये एक्सीडेंट हो कैसे रहे हैं। मतलब समझ लीजिए प्लेन उड़ रहा है, हाँ, बॉम्बर्स उड़ रहे हैं और अचानक से आके वहाँ गिर जाते हैं, कोई अचानक से टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है। तो बाद में एक एक्सप्लेनेशन निकाला गया कि वही झारखंड में आप लोगों को पता होगा, चाकुलिया से तो करीब मान के चलिए 55 किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर्स फ्रॉम चाकुलिया, 55 किलोमीटर्स फ्रॉम चाकुलिया एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा। क्या नाम है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में UCIL है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। अब हम सब जानते हैं कि यूरेनियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो खनन किया हुआ यूरेनियम तुरंत रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। खनन किया हुआ यूरेनियम तुरंत जो रेडियो एक्टिव नहीं होता। जैसे कि हम लोग जो लोहे पत्थर से लोहा बनाते हैं, लोहे पत्थर को क्या बोलते हैं? हेमाटाइट बोलते हैं ना, जो नोआमुंडी वगैरह में निकलता है जहाँ पर आयरन ओर की माइन, उसको तो हम लोहा नहीं बोलते हैं,
उसको लाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग निकलता है, लोहा निकलता है, कई सारे प्रोसेसिंग है मेटलर्जी का। ठीक उसी तरह जो जादूगोड़ा से जो निकलता है, जो रॉ जो है यूरेनियम निकलता है, जो कि अभी प्रोसेस नहीं किया गया, एनरिच नहीं किया गया। एनरिच मतलब उसको उस लेवल तक नहीं लाया गया कि वो हाईली रेडियो एक्टिव हो। तो एक चीज़ ये, एक थियोरी ये बोलती है कि जो चाकुलिया से करीब करीब, मान के चलिए ये जो चाकुलिया है, चाकुलिया से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूर पर, करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर चाकुलिया से 50 किलोमीटर की दूरी पर जगह है जादूगोड़ा, जहाँ पर यूरेनियम निकलती, क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। और कोई भी जो हाईली रेडियो एक्टिव चीज़ होगा ना, आप ध्यान दीजिए, मतलब देखिए रेडियो एक्टिव चीज़ को देख पाना या छू पाना मतलब हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए नामुमकिन है, असंभव, नामुमकिन, क्योंकि ये हाईली गवर्नमेंट कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल में इसकी प्रोडक्शन होती है। और ये तो सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्चर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स, वहाँ पर ही इनकी अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन हम ये जान लें कि यूरेनियम के नज़दीक अगर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट छोड़ते हैं, रखते हैं, तो वो काम करना बंद कर देती है या गलत काम करती है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव चीज़ है, कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ के पास। लेकिन ये थियरी कई लोग मानते हैं, पर मैं नहीं मानता। पता नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, देखिए ये मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप गलत हो या आप सही हो। हाँ, यूरेनियम की वजह से प्लेन सबके कॉम्पस वगैरह काम नहीं करते होंगे, डायरेक्शन प्लेन एनालाइज नहीं कर पाता होगा, तो एक दूसरे से आके भिड़ जाते थे, हो सकता है ऐसा हो रहा हो। बट मेरे विचार से मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया। हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका वाली जो मैंने बताया, जो कि फ्लोरिडा, पुर्तो रिको, बर्मुडा, उसका लॉजिक समझ में आया। बट ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा मेरे को, जो इंडिया वाला जो बर्मुडा ट्रायंगल का, क्योंकि जादूगोड़ा में मिलता रॉ यूरेनियम, वो प्रोसेस नहीं है, इतनी हाईली रेडियो एक्टिव नहीं है। और इतनी हाईली रेडियो एक्टिव ना होने के बावजूद वो तो जो है करीब करीब 50-55 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये ट्रायंगल से, चाकुलिया से 50-55 किलोमीटर दूर है, सिर्फ चाकुलिया से 50-55 किलोमीटर। अमरदा एयर स्ट्रिप से तो और भी ज़्यादा दूर है। देखिए अमरदा एयर स्ट्रिप से और ज़्यादा है। तो मेरे विचार से ना, नहीं होता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आज तक इसका कोई कारण निकाल नहीं पाया कि भाई आखिर होता कैसे है। अब कारण तो नहीं निकाल पाया, पर हुआ, लोगों ने देखा, इसके रिकॉर्डेड थिंग्स हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी में इसके रिकॉर्ड किए हुए इन्फॉर्मेशन है, अमेरिकन के पास रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है, इंडियन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है। मतलब रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन में तो कंप्लीट थिंग्स तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो भी है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीब करीब मतलब 600-650 जहाज़ तो यहाँ एक्सीडेंट हुए ही हुए हैं, टकराए हैं, अपने आप गिर जाते हैं, एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड कर जाते हैं। अच्छे जहाज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे जहाज जिसमें कोई टेक्निकल स्नैक नहीं है, टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, बॉम्बिंग मिशन में जा रहे हैं, इस ट्रायंगल एरिया के अंदर आते ही उड़ जाते हैं। तो इसलिए याद रखिए, इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल कौन सा है, याद रखिए, इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल अमरदा एयरफील्ड। अमरदा एयरफील्ड कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में किधर? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का जो गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी वेरी सॉरी, माय अपॉलॉजीज, इंडिया का जो बर्मुडा ट्रायंगल जो है उसका 3 पॉइंट में कौन कौन सा है? एक तो हो गया अमरदा एयरफील्ड हो गया, एक हो गया पारिडोवा एयरफील्ड और एक हो गया चाकुलिया। ये तीनों मिला के जो है ये एक ट्रायंगल बनती थी। इसमें इस एरिया को इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर है? इंडियन बर्मुडा ट्रायंगल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, याद रखिए। अमरदा एयरफील्ड, पारिदोबा एयरफील्ड, चाकुलिया। चाकुलिया से 55 किलोमीटर दूर जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा में क्या उत्पादन होती है? यूरेनियम। तो यूरेनियम रॉ फॉर्म में होती है। वो इतनी मेरे विचार से उसकी रेडियो एक्टिविटी की लेवल इतनी हाई नहीं है कि वो एरोप्लेन के जो कम्युनिकेशन को, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्ट कर सके 50-55 किलोमीटर की दूर से ना। और उस रूट में, वो जहाँ पर जादूगोड़ा है ना, उस रूट में उस तरफ तो ये प्लेन्स जाती भी नहीं थी। 55 किलोमीटर की दूर से रॉ यूरेनियम
अनप्रोसेस्ड यूरेनियम प्लेन के जो गाइडेंस को, प्लेन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़त्म कर दी, मुझे नहीं हजम होती, ऐसा मेरा सोचना है। बाकियों के अपने थियरीज होते होंगे, बाकी कुछ और बिलीव करते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बोल रहा नहीं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। तो आप सब पूछेंगे तो फिर सर ऐसा होता कैसे था फिर? मुझे भी नहीं मालूम। जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को जिनको हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाए वो नॉर्मल होती हैं, और कुछ चीज़ें जिनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाते हैं पर हो रही हैं, घटित हो रही है, लोग देख रहे हैं, पैरानॉर्मल होती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन खबर के अनुसार आज भी ये ट्रायंगल के ऊपर से मुश्किल से ही कोई प्लेन्स गुजरते हैं, नहीं गुजरते हैं। अब क्यों नहीं गुजरते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, क्यों नहीं गुजरते आज भी। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। एक और ट्रायंगल के बारे में आपको बता देता हूँ, इसी तरह का बरमूडा ट्रायंगल, वो जापान में है, ठीक है। अब वहाँ पर 1980 में एक बहुत बड़ा जो कमर्शियल शिप यानी कि मालवाहक जहाज वैसे ही उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में डूब गया। उसमें तो मतलब कमर्शियल शिप में पता नहीं कितने रुपए के माल होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। अब उसको ढूंढने के लिए जापान के गवर्नमेंट ने दूसरा शिप भेजा, वो भी गायब हो गया। ये सबको ढूंढने के लिए एक प्लेन भेजा, वो भी गायब हो गया। बाद में साइंटिस्ट सब ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ भी वही फिनोमेनन हो रही है जो वो अमेरिका वाली जो बरमूडा ट्रायंगल में बताया था आपको जो होती है वही। वहाँ पर भी समुद्र के नीचे ज्वालामुखी है, वहाँ पर भी मीथेन गैस रिलीज होता है, और यही चीज़ है, इसी के कारण ये वो चीज़ हो रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना ये चीज़। तो अब आप देखिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग मैप्स घर में जरा देख लीजिएगा, आपके पास एटलास वगैरह है, ज्योग्राफी बुक्स होंगे ना, तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। और तो मुसीबत यह है कि मेरे पास डिजिटल साइन बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड नहीं है। डिजिटल वाइट बोर्ड रहता तो और आसानी होता। ठीक है, तो ब्रूस गर्नॉन याद रखिएगा, ये बंदे जो है पहले जो सबसे पहले इस तरह का एक बड़े प्लेन से वापस आ गए थे वहाँ से, और उनकी स्पीड रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि मतलब जो कि नॉर्मल एक कमर्शियल एयरलाइनर के नहीं होती हैं, कभी नहीं होती हैं, आज की डेट में भी नहीं होती है। ठीक है, ये तो 1970 की बात है। आज की डेट में भी कमर्शियल मतलब जिसमें लोग, नॉर्मल लोग, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जिसमें बैठ के एक जगह से दूसरे, वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नहीं उड़ती है। ये सिर्फ फाइटर प्लेन उड़ सकते हैं, मिसाइल्स उड़ सकती हैं, मतलब 2.5 मैक 2.5 मैक बहुत ज़्यादा होता है। मैक ठीक है, मैक का तो आइडिया आपको है, स्कूल में बताया था, किसी और दिन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फाइनली अभी मैं इसको बोल के सम अप करता हूँ और देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये हो गया आपका बरमूडा ट्रायंगल। कहाँ पर हुआ बरमूडा ट्रायंगल? अमेरिका में। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ पर एशिया में कहाँ पर हो गया? यहाँ पर एशिया में कहाँ पर हो गया? अमरदा, इंडिया, अमरदा एयरफील्ड, इंडिया। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर जो है जापान, यहाँ पर भी एक बरमूडा ट्रायंगल है, ये समुंदर है जापान में। ठीक है, इसको ये लोग बोलते हैं ड्रैगन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ड्रैगन ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल। ठीक है, अब वर्ल्ड मैप आप खोलिएगा, ये होमवर्क आपके लिए, वर्ल्ड मैप खोलिएगा। ठीक है, पूरा वर्ल्ड मैप जो खुल जाए, कलरफुल वर्ल्ड मैप, ध्यान से, बड़े ध्यान से वहाँ यूएसए देखिएगा। ठीक है, या बरमूडा देख लीजिएगा, मैंने आपको तो बता दिया बरमूडा कहाँ पर है। जो यूएसए है उसका उधर एक आइलैंड है, वो बरमूडा है। इंडिया देखिएगा और जापान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, मैप, वर्ल्ड मैप का खोलिएगा, ये तीनों को ध्यान से देखिएगा। देख कर मुझे बताइएगा कि इन तीनों को जो आपने देखा, इसमें आपको एक क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला इन तीनों में। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल यूएसए, अमरदा जो है अमरदा एयरफील्ड, बरमूडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं इंडिया,
और ड्रैगन ट्रायंगल जो कि बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ जापान है। इन तीनों में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, ये सिर्फ आपको मैप में देखने से मिल सकता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए और हमको बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करने के तुरंत बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। अब ये जो है थोड़ा टाइम लग जाता है अपलोड करने में, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो मेरा देखिए, डिजिटल बोर्ड हो ना हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं जो समझाने की प्रयास कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो दैट मीट्स माई पर्पज़, तो फिर आई एम गुड विथ इट। तो मुझे इतना मतलब ठीक है। अब डिजिटल साइन बोर्ड जो है काफ़ी मतलब वाइट बोर्ड काफ़ी बड़ी मतलब एक्सपेंसिव भी होती है। तो अगर आप समझ रहे हैं आई एम हैप्पी अबाउट इट, और नहीं समझ रहे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई करूँगा और मैं ज़रूर करूँगा। अब कमेंट तो कीजिए। इसको अब देखिए इंडियन बर्मुडा ट्रायंगल को, जिसमें कि सारे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। और ये जो ब्रूस गर्नॉन के नाम मैंने आपको बताया ना, उसने अपने किताब में ये भी लिखा है, आई हेल्प पायलट्स ट्रेन और आई हेल्प पायलट्स हु आर फ्लाइंग इन डिफरेंट बर्मुडा ट्रायंगल्स। ये चीज़ लिखा है TRIANGLES। मैं इसके लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख रहा था। लिंक्डइन प्रोफाइल इसकी अपनी क्या बोलते हैं एविएशन कंपनी है, मतलब जहाँ वो पायलटिंग सिखाते हैं, फ्लोरिडा में ही है। तो लिंक्डइन, अगर आपके पास लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन में उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ उसने लिखा है कि मैं पायलट्स को सिखाता हूँ कि डिफरेंट बर्मुडा ट्रायंगल्स में किस तरह से एरोप्लेन उड़ाया जाता है। और उसने ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में बात किया था कि मैंने जो देखा था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, जिसको कि आज हम लोग हेक्सागोनल क्लाउड बोल रहे हैं। और वो अपनी इस थियरी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थियरी को प्रूव करने के लिए 1972 से लगा हुआ है, रिसर्च कर रहा है इसको प्रूव करने के लिए। तो देखिए, जिसके साथ कोई घटना घटती है तो उसको उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है। जो उस फेज से, उस दौरान से गुजरा है, वही समझ सकता है कि आखिर भाई सच्चाई क्या हुई थी। अब ब्रूस ग्रेनॉन के साथ क्या हुआ था उससे अच्छा तो और कोई नहीं बता सकता। खैर, आज की डेट में तो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है बर्मुडा ट्रायंगल का, यूएसए वाला का। लेकिन फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो एक्सप्लेनेशन या हाइपोथेसिस या लोग बताते इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल, अमेरिका के बारे में, वो मुझे हजम नहीं होती। हो सकता आप माने उसको, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, या पर मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा कि इतना दूर और रॉ अनप्रोसेस्ड यूरेनियम 55 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगर इतना ही वहाँ से हाई कैपेसिटी का रेडियोएक्टिव रे निकलते जो कि एरोप्लेन को 50-55 किलोमीटर दूर में उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपास और सब कुछ कम्युनिकेशन ख़राब कर सकते थे, यानी कि उस 50-55 किलोमीटर के दायरे में तो कोई इंसान ही नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ तो अच्छी आबादी रहती है। जादूगढ़ा के पास घाटशिला है, इधर जमशेदपुर है, टाटा है, ये वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मुझे हजम नहीं होती। खैर, मैं इस पर और रिसर्च करूँगा और कुछ और ज़्यादा मेरे को पता चले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर, जैसे मैं रोज़ हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको अगर कोई टॉपिक पर इस तरह से क्लैरिफिकेशन प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। हैव ए प्लेजेंट डे, टेक केयर, स्टडी वेल, पढ़ाई अच्छा से कीजिए, लाइफ को जिए, एंजॉय कीजिए, खेलिए कूदिए, पर पढ़िए ज़रूर, और तैयारी अभी से शुरू। ओके, सी यू अगेन।